पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स कि जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं इनके जो जनरल मेथड्स हैं प्रेपरेशन के, इनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम आपने बॉन्डिंग शुरू की थी और उसमें आपने बॉन्डिंग में आपने आईआर की बेस पे उसको एक्सप्लेन किया था। फिर उसमें आप कोल्सन का भी मॉडल किया। अब जो है ये हम इनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले हम इनका जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो पढ़ेंगे, फिर इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल। इसके बाद जो है कुछ मानो कार्बोनाइल केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें एक मेटल है। इसी तरह कुछ जो जिनके अंदर दो मेटल एटम पढ़ेंगे। पहले किया था तो लें उसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड पास हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड पास जब आप करते हैं तो उसमें टेम्परेचर जो है वो आप रखते हैं तकरीबन 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसके ऊपर आप करते हैं तो आपको जो है ये आयरन जो है वो ये स्लाइड मुझे चला गया मैं। तो यानी कि ये भी एक मेथड है जिसको आप कहते हैं कि ये इसकी प्रेपरेशन का मेथड है। ये देखें कि आयरन मेटल लेते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास करते हैं 180 से 200 डिग्री टेम्परेचर है और 100 से 200 डिग्री टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये आपको आयरन पेंटाकार्बोनाइल मिलेगा। इसी तरह से ये है कोबाल्ट ये ओ स्मॉल डालना है आपने जब भी डालना है, ये मार्कर से दोबारा लिखा है तो ये ओ कैपिटल डाल गया। ये कोबाल्ट के लिए सी कैपिटल होता है, ओ स्मॉल होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सी भी कैपिटल होता है और ओ भी कैपिटल होता है। तो जब आप कोबाल्ट मेटल लेंगे पाउडर फॉर्म में लेंगे, ये तमाम मेटल जो है ना ये पाउडर फॉर्म में आप लेंगे, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास करेंगे तो आपको यानी कि टेम्परेचर जो है ये 200 डिग्री देना पड़ेगा और प्रेशर जो है ये तकरीबन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो रखना पड़ेगा। तो आपको ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल मिलेगा। इसका नाम होगा डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल। ये होगा CO2 CO8, ये 2 कोबाल्ट के एटम है और 8 कार्बोनाइल। तो ये पहला मेथड है जिसमें हमने 3 रिएक्शन पढ़े हैं कि आप उसमें मेटल लेते हैं पाउडर फॉर्म में, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास करते हैं तो आपको मेटल कार्बोनाइल मिलते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं ये डायरेक्ट सिंथेसिस। दूसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम मेटल सारा।
आपने पढ़ा था कि जो मेटल कार्बोनाइल होते हैं ना, इनमें आमतौर पे जो मेटल होती है ना, या तो ये जीरो वैलेंट स्टेट में होती है या माइनस स्टेट में होती है। इनके लो ऑक्सीडेशन, उनमें मेटल जो होती है ना, ये थोड़ी सी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। तो आपने जब भी मेटल सॉल्ट से मेटल कार्बोनाइल को बनाना है, तो सबसे पहले आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है जो उस मेटल को पॉजिटिव से जीरो वैलेंट स्टेट में ले है। मसला ये हमारे पास है क्रोमियम हेक्साकार्बोनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी मौजूदगी में आपने कार्बन मोनोऑक्साइड पास करनी है। इसमें ईथर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि क्रोमियम क्लोराइड को डाइथाइल ईथर जो होता है ना, उसमें डिसॉल्व करते हैं। उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड पास करते हैं। ये तकरीबन 115 डिग्री टेम्परेचर होता है और 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो आपको क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल मिलता है, प्लस लिथियम क्लोराइड, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्लस आपको हाइड्रोजन भी मिलती है। तीसरा जो है वो है फ्रॉम सर आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है। मेटल कार्बाइल है ना, डिस्टॉर्शन है इसमें आवाज में। यस सर, पता नहीं कोई नेट का नाम समझ नहीं आ रहा। एक तो बेटे आप, हाँ, ये आप माइक म्यूट रखें ना माइक्स, तो उससे अगर ऑन होते हैं ना, उससे भी डिस्टॉर्शन होती है। बस जब आपने कोई क्वेश्चन करना है या कोई बात करनी है, फिर आप ऑन करके फिर उसके बाद ऑफ कर दिया करें। तो ये आपने देखा कि ये क्रोमियम क्लोराइड है। क्रोमियम जो है ना, इसमें पॉजिटिव 3 फॉर्म में, और जब ये क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल बनता है ना, तो ये क्रोमियम जो है ना, ये जीरो वैलेंट स्टेट में आ जाता है। तो आपने क्रोमियम को पॉजिटिव 3 से जीरो वैलेंट स्टेट में बदला, लेकिन उसके लिए आपने यूज किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज किया, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह अगर आपके पास ये फेरस आयोडाइड है, अब फेरस आयोडाइड में जो है ना, ये आयरन पॉजिटिव 2 स्टेट है। इसमें आपने कॉपर मेटल को डालना है। ये Cu0 का मतलब है ये कॉपर मेटेलिक फॉर्म में, और कॉपर मेटेलिक फॉर्म में जो होती है ना, ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती है। इसमें जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड पास करते हैं तो 200 डिग्री टेम्परेचर होता है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको आयरन पेंटाकार्बोनाइल मिलता है, प्लस ये क्यूप्रस आयोडाइड मिलता है। तो आप देखा कि आयरन आयोडाइड, इसमें आयरन फॉस्फेट 2 में था, आपके पास आयरन पेंटाकार्बोनाइल आया। आयरन पेंटाकार्बोनाइल में आयरन स्टेट का मतलब ये होता है कि ये अब मेटल कार्बोनाइल बना सकते हैं। तो ये आयरन पेंटाकार्बोनाइल बनता है, प्लस ये क्यूप्रस आयोडाइड। अब कॉपर जो है ये 0 से पॉजिटिव 1 स्टेट में ऑक्सीडाइज हो गया है, जबकि आयरन जो है ये पॉजिटिव 2 से जीरो वैलेंट स्टेट में ये रिड्यूस हो गया। तो इसमें कॉपर मेटल जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होगा। तीसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम अदर मेटल कार्बोनाइल, कि आप मुख्तलिफ मेटल कार्बोनाइल को यूज करके तो उससे जो रिक्वायर्ड मेटल कार्बोनाइल है ना, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आयरन पेंटाकार्बोनाइल है, इसको अगर आप हीट करते हैं तो आपको Fe2CO9, इसका नाम होता है डाई आयरन एनी कार्बोनाइल, ये मिलेगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो आपने मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल से
आपने डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बन आयल जो है ये तैयार किया। ये बेटे आज थोड़ा सा ना शोर है, ये साथ वाले कमरों में ना कुछ काम हो रहा है, तो इस वजह से है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो ही वो लेक्चर खत्म होगा ना मैं शेयर कर दूंगा। तो इसी तरह जो दूसरे मेटल कार्बन आयल है, ये आपके पास जब ये डाई आयरन एनी कार्बन आयल, इसका नाम होता है डाई आयरन एनी, ENNEA, एनी का मतलब होता है 9, Fe2CO9। इसको हीट करते हैं तो आपको FeCO5 मिलता है, प्लस ये Fe3CO12, इसका नाम होता है ट्राई आयरन डोडेका कार्बन आयल, ट्राई आयरन डोडेका कार्बन आयल, ये आपको। तो इस तरीके से जो है ये आप एक मेटल कार्बन आयल को यूज करके, यानी कि आयरन पेंटा कार्बन आयल को आपने पहले डाई आयरन एनिकाई आयरन डोडेका कार्बन आयल में बदल, तो एक मेटल कार्बन आयल से आपने मजीद 2 किस्म के मेटल कार्बन आयल वो तैयार की। इसी तरह नेक्स्ट जो मेथड है वो ये है कि आप आयरन पेंटा कार्बन आयल लें, इसको ईथर में डिसॉल्व करें, उसके साथ आप मोलिब्डेनम हेक्साक्लोराइड इसको साथ इसके मिक्स करें ईथर में ही, और 100 डिग्री के ऊपर इसको हीट भी करें और इसकी स्टरिंग भी करें, तो आपको मोलिब्डेनम हेक्साकार्बोनाइड मिलेगा, प्लस फेरस क्लोराइड मिलेगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये मिलेगा। तो इस तरीके से आपने मेटल कार्बोनाइड को यूज करके तो मुख्तलिफ दूसरे जो मेटल कार्बोनाइड है जो रिक्वायर्ड है वो आप तैयार कर सकते हैं। चौथा जो मेथड है वो है कि अगर आप कार्बन ये डेरिवेटिव होते हैं मेटल कार्बन आयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मसलन ये इसका नाम है आयरन टेट्रा कार्बन आयल हाइड्राइड, तो इसको हम अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल आते हैं आयरन टेट्रा कार्बन आयल हाइड्राइड के, तो हमें ट्राई आयरन डोडेका कार्बन आयल मिलता है, प्लस ये 3 मॉलिक्यूल। तो एक तरीका जो है वो ये है कि मेटल कार्बन आयल हाइड्राइड को लेकर जो उनके डेरिवेटिव होते हैं मेटल कार्बन आयल का, उनको आप उनमें से हाइड्राइड को या हाइड्रोजन को निकाल दें तो वो प्योर मेटल कार्बन आयल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये कोबाल्ट टेट्रा कार्बन आयल हाइड्राइड है, इसको जब आप हीट करते हैं, सिंपली हीट करने से ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बन आयल CO2 CO8 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस चाहिए आपको मिलती है। तो ये 4 मेथड हैं इनकी प्रेपरेशन के, जो इन जिनको हम जनरली हम कहते हैं ये इनके जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन है। इसके बाद जो है वो आ जाती हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज। अब जनरल प्रॉपर्टीज में पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 ये है कि दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एक्सेप्ट निकल टेट्राकार्बन आयल, आयरन पेंटाकार्बन आयल, रुथेनियम पेंटाकार्बन आयल और ओस्मियम पेंटाकार्बन आयल के इन 4 मेटल कार्बन आयल के अलावा जितने भी दूसरे मेटल कार्बन आयल है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये 4 जो है ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। निकल टेट्राकार्बन आयल, आयरन पेंटाकार्बन आयल, रुथेनियम पेंटाकार्बन आयल और ओस्मियम पेंटाकार्बन आयल। नंबर 2
they have low melting point and decomposition point. ये डी से मुराद है decomposition point. इसको हम कहते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और डीकम्पोजिशन पॉइंट जो होते हैं ये लो। नंबर 3, ये तमाम के तमाम डायमैग्नेटिक होते हैं सिवाय वेनेडियम हेक्साकार्बोनाइल। वेनेडियम हेक्साकार्बोनाइल जो है ना ये पैरामैग्नेटिक होता है, बाकी सब के सब डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक वो स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं और जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि थोड़ा सा रिपेल होते हैं। इनको कहते हैं ये डायमैग्नेटिक। तो ये तमाम मेटल कार्बोनाइल हैं, ये डायमैग्नेटिक होते हैं सिवाय वेनेडियम हेक्साकार्बोनाइल। इसी तरह से नंबर 4 ये है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर जैसे ईथर है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ये सारे नॉन पोलर। इसके अलावा एक कंपाउंड होता है उसको कहते हैं THF। THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसके अंदर ये तमाम के तमाम मेटल कार्बोनाइल हल होते हैं। नंबर 5 ये है कि ये जो मेटल कार्बोनाइल है ये बेसिकली आपके सिलेबस में ट्रांजिशन मेटल के मेटल कार्बोनाइल है। ट्रांजिशन मेटल मीन जो डी ब्लॉक होती है। तो इनमें जो ट्रांजिशन मेटल होती है ना ये आमतौर पर जीरो वैलेंट स्टेट में होती हैं या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। नंबर 6 ये है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल या इसको कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ये ओबे करता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से मुराद ये है कि ये उतने कार्बोनाइल को अपने साथ अटैच करते हैं कि ये नेक्स्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर ले, या इन अदर वर्ड्स इनके वैलेंस शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को या 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये ओबे करते हैं। जैसे आपको पता है कि ये निकल टेट्रा कार्बोनाइल है ना, तो निकल टेट्रा कार्बोनाइल में निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और नेक्स्ट जो नोबल गैस है वो है क्रिप्टॉन। उसका जो एटॉमिक नंबर है इसका एटॉमिक नंबर है 28। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है कि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन लेके तो 36 पूरे कर लें। तो ये जो कार्बोनाइल टर्मिनल होता है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। तो 4 कार्बोनाइल इसको 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे।
Next